दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटी क्लासेस में। दोस्तों इससे पहले हमने बर्नौली थ्योरम और उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिटेल से जाना था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए हम एक बार फिर से बर्नौली थ्योरम को रिकॉल कर लेते हैं, जिससे कि हमें आगे के आने वाले एग्जाम्पल को समझने में आसानी होगी। तो हमने बर्नौली थ्योरम के बारे में पढ़ा कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी भी मोशन करती हुई वस्तु या किसी भी चीज़ की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। यदि मोशन ऊपर से नीचे ना होकर हॉरिजॉन्टल हो रहा हो, ऐसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कैंसिल हो जाती है और हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन होने पर दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग नियत होता है, यानी P + ½ ρv² = कांस्टेंट। इन दोनों ऊर्जा के योग का नियत होने का अर्थ है कि एक ऊर्जा के बढ़ने पर दूसरी ऊर्जा घट जाएगी और दूसरी ऊर्जा के बढ़ने पर पहली ऊर्जा घट जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि गति के बढ़ने पर दाब घट जाएगा और वहीं इसके अपोजिट दाब के बढ़ने पर गति घट जाएगी। गति के बढ़ने पर दाब घट जाता है, इसके एग्जाम्पल हमने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत सारे देखे थे। गति बढ़ने पर दाब घटने के कुछ बचे हुए उदाहरण को आइए विस्तार से समझते हैं, जिसमें कि मैग्नस इफेक्ट सबसे प्रमुख है। तो अब हम जानेंगे मैग्नस इफेक्ट के बारे में, यानी हम देखेंगे कि क्रिकेट बॉल किस प्रकार से स्विंग करती है, साथ में फुटबॉल को किस प्रकार से स्विंग कराकर गोल में भेजा जाता है। चलिए देखते हैं। जब भी किसी बॉलर को बॉल को स्विंग कराना होता है तो वह बॉल की नॉर्मल सीम को थोड़ा तिरछा करके पकड़ता है, जिसे हम क्रॉस सीम बोलते हैं, और उसके बाद वह उसे तेज़ी से घुमाव के साथ आगे की ओर फेंकता है। आगे जो आप उदाहरण देखने वाले हैं उसमें बॉलर द्वारा सीम को फ्लैट सीम करके पकड़ा गया है, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में आगे बढ़ती बॉल को हवा पीछे की ओर ढकेलती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गेंद को घुमाकर फेंकने की स्थिति में गेंद की बाईं ओर हवा की आपेक्षिक गति कम हो जाती है, जबकि गेंद के दाईं ओर हवा की आपेक्षिक गति अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप गेंद की बाईं ओर अधिक दाब जबकि दाईं ओर कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और गेंद अधिक दाब से कम दाब की ओर चलना शुरू कर देती है और बॉल हमें स्विंग होती हुई दिखाई देती है। इसे ही क्रिकेट की बॉल का स्विंग होना कहते हैं। बॉल को स्विंग कराने के लिए बॉलर को बहुत ही अभ्यास की आवश्यकता होती है और बॉलर सीम को जितना तिरछा करके पकड़ता है, बॉल उतना ही अधिक स्विंग करती है। आइए अब इस घटना को जरा 3D डायग्राम से समझते हैं। यदि कोई बॉलर बॉल को फ्लैट सीम के सहारे तेज़ी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर आगे की ओर फेंकता है, तो आइए देखते हैं क्या होगा। ऐसी स्थिति में गेंद को पीछे की ओर ढकेलने वाली हवा बॉलर की ओर ढकेल रही होगी, जबकि गेंद की बाईं ओर का घुमाव बैट्समैन की ओर यानी बॉल को पीछे ढकेलने वाली हवा के विपरीत लग रहा होगा। फलस्वरूप गेंद के बाईं ओर हवा की अपेक्षित गति घट जाएगी, जबकि बर्नौली प्रमेय के अनुसार दाब बढ़ जाएगा। गेंद के दाईं ओर ठीक इसके विपरीत हवा की गति और बॉल के घूमने की गति एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी, जिससे अपेक्षित गति बढ़ जाएगी और हवा का दबाव घट जाएगा। बाईं ओर अधिक दबाव जबकि दाईं ओर कम दबाव होने की स्थिति में गेंद दाईं ओर घूमती चली जाएगी, जिसे हम गेंद का स्विंग होना कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि गेंद किस प्रकार से स्विंग करती है। यहाँ पर एक इन स्विंग की घटना को दर्शाया गया था। आउट स्विंग कराने के लिए गेंदबाज बॉल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर आगे की ओर फेंकता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब समझते हैं कि फ़ुटबॉल किस प्रकार से स्विंग करती है। आपने देखा होगा कि फुटबॉलर फुटबॉल को ज़ोर से गोल के बाहर की ओर किक करता है, लेकिन यह स्विंग करती हुई गोल के अंदर चली जाती है। तो यह कैसे होता है, आइए समझते हैं। फुटबॉल को स्विंग कराने के लिए फुटबॉलर फुटबॉल को बाहर की ओर तेज़ी से किक करता है, जिससे कि बॉल घूमती हुई आगे की ओर बढ़ती है। आगे बढ़ती हुई फुटबॉल को हवा पीछे की ओर ढकेलने का प्रयास करती है, जबकि घूमते हुए फुटबॉल की दाईं ओर का घुमाव गोल पोस्ट की तरफ होता है, जिसके कारण दाईं ओर अपेक्षित गति कम हो जाती है। बर्नौली की थ्योरम के अकॉर्डिंग दाईं ओर का दबाव अधिक हो जाता है। वहीं फुटबॉल के बाईं ओर वायु द्वारा फुटबॉल को पीछे ढकेलने की गति तथा फुटबॉल के घूमने की गति एक ही दिशा में होती है, जिससे कि फुटबॉल के बाईं ओर वायु की अपेक्षित गति बढ़ जाती है और बर्नौली की प्रमेय के अनुसार दबाव घट जाता है। फुटबॉल के दाईं ओर अधिक दबाव जबकि बाईं ओर कम दबाव होने की स्थिति में फुटबॉल बाईं ओर घूमती हुई चली जाती है। इस घटना को फुटबॉल का स्विंग होना कहते हैं। कुछ इसी प्रकार से आपने टेनिस प्लेयर जैसे राफेल नडाल और रोजर फेडरर को टेनिस में बॉल को स्विंग कराते हुए देखा होगा। वो भी इसी टेक्निक का यूज़ बॉल को स्विंग कराने के लिए करते हैं।
अब आइए बर्नौली थ्योरम पर आधारित कुछ अन्य उदाहरण जैसे पिंग पोंग की बॉल और स्प्रे मशीन के बारे में जानते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए दृश्य में आप एक बच्ची को पिंग पोंग की बॉल से खेलते हुए देख सकते हैं। जब बच्ची पाइप में फूंक मारती है तो यह बॉल ऊपर की ओर उठ जाती है, लेकिन इस इक्विपमेंट से बाहर नहीं जाती है, उसी के ऊपर मंडराती रहती है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। ऊपर से निकलने वाली हवा उठी हुई बॉल के चारों ओर की वायु की गति को बढ़ा देती है, जिसके कारण बॉल के चारों ओर का दाब कम हो जाता है। बाहर का अपेक्षाकृत अधिक दाब बॉल को अंदर की ओर ढकेलता है, जिसके कारण बॉल खिलौने के बाहर न जाकर उसी के ऊपर मंडराती रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पिंग पोंग की बॉल किस प्रकार से कार्य करती है। आइए अब समझते हैं कि एक इलेक्ट्रिक स्प्रे मशीन किस प्रकार से कार्य करती है। चित्र में एक इलेक्ट्रिक स्प्रे मशीन को दर्शाया गया है, जिसका एक बॉक्स है जिसमें कि पानी भरा हुआ है। इस इलेक्ट्रिक मशीन को वायर द्वारा इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। जैसे ही स्प्रे मशीन में स्प्रे बटन को दबाते हैं तो सामने की ओर से तेज़ हवा निकलना शुरू हो जाती है। तेज़ हवा के बहाव के कारण मशीन में ऊपर की ओर हवा की गति बढ़ जाती है, जिससे कि ऊपर की ओर दबाव कम हो जाता है और टैंक में भरा पानी टैंक में अपेक्षाकृत अधिक दबाव के कारण ऊपर की ओर कम दबाव की ओर उठने लगता है। ऊपर उठा हुआ पानी तेज़ हवा के बहाव के साथ स्प्रे के रूप में बाहर निकलता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक स्प्रे मशीन किस प्रकार से कार्य करती है। चलिए अब हम अन्य एग्जाम्पल जैसे दाब बढ़ने पर गति किस प्रकार से घट जाती है इसको देखते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि समुद्र के भीतर इतनी गहराई पर आखिरकार समुद्र का जल इतना शांत कैसे रहता है। समुद्र में आपने ऊपर की ओर तो लहरों को चलते हुए देखा होगा, लेकिन गहराई में जाने पर यह हमेशा शांत ही रहता है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराइयों में जाते हैं तो हम पर लगने वाला दाब बढ़ता जाता है। समुद्र की सतह पर यह दाब कम होता है, लेकिन सतह से नीचे जाने पर यह दाब बढ़ता जाता है और जितनी अधिक गहराई पर हम जाते हैं उतना ही अधिक दाब बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में बर्नौली प्रमेय के अनुसार समुद्र की गहराई में दाब अधिक होने के कारण गति घट जाती है, जिससे कि गहराई में चलने वाली लहरों का वेग भी कम होता है और समुद्र के भीतर का जल शांत दिखाई देता है, जबकि समुद्र की सतह के ऊपर तीव्र गति की तरंगें उठ रही होती हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि समुद्र के भीतर का जल शांत कैसे रहता है। आज की क्लास में इतना ही। बर्नौली थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो उसे ज़रूर देखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।